हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 समानता के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी मैं आपको कि अगली क्लास में आपको हिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्व किया हुआ बताया जाएगा, तो अगली क्लास आप लेना ना भूलें। तो चलिए इसके समानता के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, समानता कितने प्रकार होते हैं, या समानता के विविध रूपों का विवेचन कीजिए। उत्तर है समानता के भेद अथवा प्रकार। समानता के विभिन्न भेदों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पहला है प्राकृतिक समानता। प्लेटो के अनुसार प्राकृतिक समानता से अभिप्राय यह है कि सब मनुष्य जन्म से समान होते हैं। स्वाभाविक रूप से सभी व्यक्ति समान हैं और हम सबका निर्माण एक ही विश्वकर्मा अर्थात एक ही मिट्टी से किया गया है। हम चाहे अपने को कितना ही धोखा दें, ईश्वर को निर्धन, किसान और शक्तिशाली राजकुमार चाहे जितनी भी हमारी भिन्नता हो, लेकिन सभी समान रूप से प्रिय हैं। आधुनिक युग में प्राकृतिक समानता को कोरी कल्पना माना जाता है। कोल के अनुसार मनुष्य शारीरिक बल, पराक्रम, मानसिक योग्यता, सृजनात्मक शक्ति, समाज सेवा की भावना और संभवतः सबसे अधिक कल्पना शक्ति में एक दूसरे से मूलतः भिन्न है। संक्षेप में, वर्तमान युग में प्राकृतिक समानता का आशय यह है कि प्राकृतिक रूप से नैतिक आधार पर ही सभी व्यक्ति समान हैं तथा समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की असमानताएं कृत्रिम है। इसका दूसरा भेद है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान अधिकार प्राप्त हो और सबको समान सुविधाएं मिले। जिस समाज में जन्म, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, वहां सामाजिक समानता होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो मानव अधिकारों की घोषणा की गई है, उसमें सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया गया है। इसका तीसरा भेद है नागरिक या कानूनी समानता। नागरिक समानता का अर्थ है नागरिकों के समान अधिकार होना। नागरिक समानता के लिए यह आवश्यक है कि सभी नागरिकों के मूल अधिकार सुरक्षित हों तथा सभी नागरिकों को समान रूप से कानून का संरक्षण प्राप्त हो। नागरिक समानता की पहली अनिवार्यता यह है कि समस्त नागरिक कानून के समक्ष समान हो। यदि कानून धन, पद, जाति अथवा अन्य किसी आधार पर भेद करता है, तो उसमें नागरिक समानता समाप्त हो जाती है और नागरिकों में असमानता का उदय होता है। चौथा पॉइंट है राजनीतिक समानता। जब राज्य के सभी अधिकारों को शासन में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त हो, तो वहां के लोगों को राजनीतिक समानता प्राप्त होती है। राजनीतिक समानता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मत देने, निर्वाचन में खड़े होने तथा सरकारी नौकरी प्राप्त करने का समान अधिकार होता है। उसके साथ जाति, धर्म या अन्य किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। राजनीतिक समानता लोकतंत्र की आधारशिला होती है। पांचवा पॉइंट है धार्मिक समानता। धार्मिक समानता का अर्थ यह है कि धार्मिक मामलों में राज्य तटस्थ हो और सभी नागरिकों को अपनी इच्छा से धर्म मानने की स्वतंत्रता हो। राज्य धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना करे, परंतु प्राचीन और मध्य काल में इस प्रकार की धार्मिक समानता का अभाव था, परंतु आज धर्म और राजनीति एक दूसरे से अलग हो गए हैं और सामान्यतः राज्य नागरिकों के धार्मिक जीवन में आक्षेप नहीं करता। तो यही धार्मिक समानता होती है। छठा पॉइंट है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का अभिप्राय यह है कि समाज में धन के वितरण की उचित व्यवस्था हो तथा मनुष्य की आय में बहुत अधिक असमानता नहीं होनी चाहिए। लॉस्की के अनुसार आर्थिक समानता का अभिप्राय यह है कि राज्य में सभी को समान सुविधाएं तथा अवसर प्राप्त हो, और इस संदर्भ में लॉर्ड ब्राइस का मत है कि समाज से संपत्ति के सभी भेदभाव समाप्त कर दिए जाएं तथा प्रत्येक स्त्री पुरुष को भौतिक साधनों एवं सुविधाओं का समान भाग दिया जाए। संक्षेप में आर्थिक समानता से संबंधित प्रमुख बातें कुछ इस प्रकार हैं। पहला है समाज में सभी को समान रूप से व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता हो। दूसरा है प्रत्येक मनुष्य को इतना वेतन या पारिश्रमिक अवश्य प्राप्त हो
कि वह अपनी न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तीसरा है, राज्य में उत्पादन और उपभोग के साधनों का वितरण और विभाजन इस प्रकार से हो कि आर्थिक शक्ति कुछ ही व्यक्तियों या वर्गों के हाथों में केंद्रित न हो सके। सीईएम जोड़ के अनुसार स्वतंत्रता का विचार, जो राजनीतिक विचारधारा में बहुत महत्वपूर्ण है, जब आर्थिक क्षेत्र में लागू किया गया तो उनसे विनाशकारी परिणाम ही निकले, जिसके फलस्वरूप समाजवादी और साम्यवादी विचारधाराओं का उदय हुआ और जो आर्थिक असमानता पर विशेष बल देती हैं और जिनकी यह निश्चित धारणा है कि आर्थिक समानता के अभाव में वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। वास्तविकता यह है कि आर्थिक समानता सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं का आधार है और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। प्रोफेसर जोड़ के अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। चौथा पॉइंट है, सुदृढ़ राजनीतिक एवं नागरिक समानता की कल्पना अपेक्षित आर्थिक समानता की पृष्ठभूमि पर ही की जा सकती है। सातवां भेद है शैक्षिक एवं सांस्कृतिक समानता। शैक्षिक समानता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने तथा अन्य योग्यताएं विकसित करने का समान अवसर मिलना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में जाति, धर्म, वर्ण और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समानता का तात्पर्य यह है कि सांस्कृतिक दृष्टि से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सभी वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होना चाहिए। इसका महत्व इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि इसे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत रखा जाता है। आठवां है नैतिक समानता। इस समानता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने चरित्र का विकास करने के लिए अन्य व्यक्तियों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। नवा है राष्ट्रीय समानता। प्रत्येक राष्ट्र समान हो, चाहे कोई राष्ट्र छोटा हो या बड़ा हो, इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को विकास करने के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। दूसरा प्रश्न है जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वेरी मोस्ट प्रश्न है, समानता से आप क्या समझते हैं अथवा क्या समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, या स्वतंत्रता एवं समानता का संबंध स्पष्ट कीजिए, या स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है और वह हल समानता में निहित है। इस कथन की विवेचना कीजिए या समानता को परिभाषित कीजिए तथा स्वतंत्रता के साथ इसके संबंध की व्याख्या कीजिए। तो ये आप 3-4 प्रकार के क्वेश्चन हैं, ये किसी भी प्रकार के दे सकते हैं, तो इन सभी का उत्तर एक ही होगा। तो इस पर अब इसका उत्तर है समानता का अर्थ। सबसे पहले हम समानता का अर्थ समझते हैं। साधारण रूप से समानता का अर्थ यह लगाया जाता है कि सभी व्यक्तियों को ईश्वर ने बनाया है, अतः सभी समान हैं और इसी कारण सभी को समान सुविधाएं व आय का समान अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार का मत व्यक्त करने वाले व्यक्ति प्राकृतिक समानता में विश्वास करते हैं, किंतु यह विचार भ्रमपूर्ण है क्योंकि प्रकृति ने मनुष्य को बुद्धि, बल तथा प्रतिभा के आधार पर समान नहीं बनाया है। अप्पादोराय के शब्दों में यह स्वीकार करना है कि सभी मनुष्य समान हैं उतना ही भ्रमपूर्ण है जितना कि यह कहना कि भूमंडल समतल है। मनुष्यों में असमानता के दो कारण हैं, पहला है प्राकृतिक और दूसरा है सामाजिक या समाज द्वारा उत्पन्न। अनेक बार यह देखने में आता है कि प्राकृतिक रूप से समान होते हुए भी व्यक्ति असमान हो जाते हैं क्योंकि आर्थिक समानता के अभाव में सभी को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। इस प्रकार समाज द्वारा उत्पन्न परिस्थितियां मनुष्य के बीच असमानता उत्पन्न कर देती है। नागरिक शास्त्र की अवधारणा के रूप में समानता से हमारा तात्पर्य समाज द्वारा उत्पन्न इस असमानता का अंत करने से होता है। दूसरे शब्दों में समानता का तात्पर्य अवसर की समानता से है। सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान सुविधाएं व समान अवसर प्राप्त हो, ताकि किसी भी व्यक्ति को यह कहने का अवसर नहीं मिले कि उसे कोई यथोचित सुविधाएं प्राप्त होती तो वह अपने जीवन का विकास कर सकता था। इस प्रकार समाज में जाति, धर्म व भाषा के आधार पर व्यक्तियों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाना चाहिए अथवा इन आधारों पर उत्पन्न विषमता का अंत करना ही समानता है। समानता की परिभाषा व्यक्त करते हुए लोस्की ने लिखा है कि समानता मूल रूप से समतल करने की प्रक्रिया है। इसलिए समानता का प्रथम अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव और द्वितीय अर्थ है अवसरों की समानता से है।
समानता के दो पक्ष हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। समानता की परिभाषा का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि समानता के दो पक्ष हैं, पहला है नकारात्मक और दूसरा है सकारात्मक। अब नकारात्मक पक्ष तात्पर्य है कि सामाजिक क्षेत्र में किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, तथा सकारात्मक पक्ष का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकाधिक विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो। उदाहरणार्थ, शिक्षा की आवश्यकता सबके लिए होती है, इसलिए राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करें। समानता के विविध रूप। अब समानता के विविध रूपों में नागरिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, प्राकृतिक समानता और धार्मिक समानता एवं सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी समानता प्रमुख है। अब स्वतंत्रता और समानता का संबंध। स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध के विषय पर राजनीति शास्त्रियों में पर्याप्त मतभेद है और इस संबंध में प्रमुख रूप से दो विचारधाराओं का प्रतिपादन किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है, स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। कुछ व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रता और समानता के जन प्रचलित अर्थों के आधार पर इन्हें परस्पर विरोधी बताया गया है। उनके अनुसार स्वतंत्रता अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, जबकि समानता का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार से सभी व्यक्तियों को समान समझने से है। इस आधार पर सामान्य व्यक्ति ही नहीं, वरन डी टोकविले और एक्टन जैसे विद्वानों द्वारा भी इन्हें परस्पर विरोधी माना गया है। लॉर्ड एक्टन एक स्थान पर लिखते हैं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। दूसरा है, स्वतंत्रता और समानता परस्पर पूरक हैं। अब क्यों है, निम्न प्रकार से समझते हैं। उपयुक्त प्रकार की विचारधारा के नितांत विपरीत दूसरी ओर विद्वानों का एक बड़ा समूह है जो स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी नहीं वरन पूरक मानते हैं। रूसो, टोनी, लॉस्की और मैकाइवर इस बात के प्रमुख समर्थक हैं और अपने मत की पुष्टि में इन विद्वानों ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी बताने वाले विद्वानों द्वारा स्वतंत्रता और समानता की गलत धारणा को अपनाया गया है। स्वतंत्रता का तात्पर्य प्रतिबंधों के अभाव या स्वच्छंदता से नहीं है, वरन इसका तात्पर्य केवल यह है कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था की जानी चाहिए और उन्हें अधिकतम सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, ताकि जिनसे उनके द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। इसी प्रकार पूर्ण समानता एक काल्पनिक वस्तु है और समानता का तात्पर्य पूर्ण समानता जैसे किसी काल्पनिक वस्तु से नहीं वरन व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक और पर्याप्त सुविधाओं से है, जिससे सभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें और इस प्रकार उसे असमानता का अंत हो सके, जिसका मूल कारण सामाजिक परिस्थितियों का मतभेद है। इस प्रकार स्वतंत्रता और समानता दोनों ही व्यक्तित्व के विकास हेतु नितांत आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3 है, नारीवाद पर लघु निबंध लिखिए। उत्तर है, नारीवादी स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांत हैं। वे स्त्री व पुरुष नारीवादी कहलाते हैं, जो मानते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच की अनेक असमानताएं हैं, न तो नैसर्गिक है और न ही आवश्यक। नारीवादियों का मानना है कि इन असमानताओं का बदला जा सकता है और स्त्री पुरुष एक संपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता पितृसत्ता से आशय एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से है जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व और शक्ति दी जाती है। पितृसत्ता इस मान्यता पर आधारित है कि पुरुष और स्त्री प्रकृति से भिन्न हैं और यही भिन्नता समाज में उनकी असमान स्थिति को न्यायोचित ठहराती है। नारीवादी इस दृष्टिकोण को संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि इसके लिए वे स्त्री पुरुष के जैविक विभेद और स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक भूमिकाओं के विभेद के बीच अंतर करने का आग्रह करते हैं। जैविक या लिंग भेद प्राकृतिक और जन्मजात होता है, जबकि लैंगिकता समाज जनित है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि मनुष्य का नर या मादा के रूप में जन्म होता है, लेकिन स्त्री या पुरुष को जिन सामाजिक भूमिकाओं में हम देखते हैं उन्हें समाज गढ़ता है। उदाहरण के लिए एक जीव विज्ञान का एक तथ्य है कि केवल स्त्री ही गर्भ धारण करके बालक को जन्म दे सकती है, लेकिन जीव विज्ञान के तथ्य में निहित नहीं है कि जन्म देने के बाद केवल स्त्री ही बालक का लालन पालन करे। नारीवादियों ने यह स्पष्ट किया है कि स्त्री पुरुष असमानता का अधिकांश
भाग प्रकृति ने नहीं, समाज ने पैदा किया है। पितृसत्ता ने श्रम का कुछ ऐसा विभाजन किया है जिसमें स्त्री निजी और घरेलू किस्म के कार्यों के लिए जिम्मेदार है, जबकि पुरुष की जिम्मेदारी सार्वजनिक है और बाहरी दुनिया में है। नारीवादी इस विभेद पर भी सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना है कि अधिकतर महिलाएं घर से बाहर अनेक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, लेकिन घरेलू कामकाज की पूरी जिम्मेदारी केवल स्त्रियों के कंधों पर है। नारीवादी इसे स्त्रियों के कंधे पर दोहरा बोझ बताते हैं। हालांकि इस दोहरे बोझ के बावजूद स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र के निर्णयों में ना के बराबर महत्व दिया जाता है। नारीवादियों का मानना है कि निजी अथवा सार्वजनिक के बीच ये विभेद और समाज का व्यक्ति द्वारा गढ़ी हुई लैंगिक असमानता के सभी रूपों को मिटाया जा सकता है और मिटाया भी जाना चाहिए। तो इसी के साथ आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। तो बच्चों, अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।